डॉक्टर्स, दिस इज डॉक्टर वक़ास इनायत। आज इसके लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो शुरू करते हैं विटामिन बी से। विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स है, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5। तो सबसे पहले बी1 से करेंगे। बी1 का नाम है थायमीन। बी1 किसको थायमीन कहते हैं। ये अगर ये 4 डिफरेंट एंजाइम्स के लिए यूज़ होता है, एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है। आप उसको BF से याद रख सकते हैं। और ये सारे एंजाइम जो है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ब्रांच एंड एसिड डिहाइड्रोजनेज, हम मैपल सिरप डिजीज में पढ़ चुके थे। मैंने आपको कहा था कि ये एंजाइम यूज़ होता है, उसके लिए कोफैक्टर बी1 चाहिए। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों हम TCA साइकिल में पढ़ चुके थे। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये TCA साइकिल था। तो इसमें जो था ये जो है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो पायरुवेट को एसिटाइल कोएन में कन्वर्ट करके एसिटिक साइकिल का हिस्सा बन जाता है। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज है। मैंने आपको कहा भी था कि चाहे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हो या अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज हो, इनके जो कोफैक्टर है सेम है, जिसमें 1, B2, B3 और लिपोइक एसिड यूज होता है। तो ये जो है ये इसके लिए कोफैक्टर यूज होता है। ये दो इधर हमने पढ़े थे। इस तरह ये ट्रांसक्रिप्टोलेज जो है ये हमने पढ़ा था किसमें, ये जब हम कर रहे थे एच पाथवे। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब राइबोज बनता है तो राइबोज वापस ग्लाइसिल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्टोलेज और B1 इज अ कोफैक्टर होता है। तो ये बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरतीब से मैंने लेक्चर्स अपलोड करना हो, अगर आप उसी तरतीब से देखेंगे तो आपको लोग के लिए समझना आसान होगा। अब ये विटामिन फर्स्ट एड में पहले है, लेकिन आप इससे शुरू करेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आएगी कि ये क्यों होता है, आप सेपरेट ही मारेंगे। लेकिन अगर आप जिस तरतीब से मैंने अपलोड कर दी है उस तरह से आएंगे, ये सारा हम कवर कर चुके, तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा, बल्कि एक रिविजन होगी आपकी। जैसे आप जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है उनके लिए ये रिविजन हो गई। अच्छा, अब इसके अभी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको TCA साइकिल में यूज होता है, तो TCA साइकिल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो नहीं होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर आप इनको ग्लूकोज बाहर से दे भी दे तो उल्टा जो ATP बने उसकी डिप्लीशन हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में तो ATP यूज होता है ना, ATP तो बाद में बनते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज देंगे तो उसकी ग्लाइकोज में स्टार्ट में ATP कंज्यूम हो जाते हैं। और इस सबसे इफेक्ट क्या होंगे, ब्रेन एंड हार्ट, क्योंकि इसको ग्लूकोज चाहिए होता है। इस वजह से जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या माल न्यूट्रिशन पेशेंट आ जाते हैं और प्रेजेंट कर जाते हैं, तो आप उन लोगों ने उनको ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं लगाना। तो अगर आप उनको ग्लूकोज इन्फ्यूजन लगाएंगे तो इनमें B1 ऑलरेडी डिफिशिएंट होता है और भी डिफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्निक इनकेफेलोपैथी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। अक्सर ये MCQ आता है कि आपके पास एक PD में पेशेंट या इमरजेंसी में पेशेंट लाया गया जो कि अल्कोहलिक पेशेंट है, या एक पेशेंट आ गया जो बिल्कुल माल न्यूट्रिटेड है और आपके साथ आ गया और आपने उनको ग्लूकोज इन्फ्यूजन डेक्सट्रोज लगा दिया, कुछ ही घंटों में उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो अब बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ कि उसमें B1 आपने नहीं दिया था पहले, B1 की डिफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से वर्निक इनकेफेलोपैथी हो गई। तो इसलिए अगर आपने आपके साथ ऐसा पेशेंट आए तो आपने B1 सबसे पहले लगा लेना है। जब आप इसकी विटामिन B1 लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, तो RBC ट्रांसक्रिप्टोलेज एक्टिविटी ये वाली, इसकी एक्टिविटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेफरेंस हो गई है। ये बस आप एक MCQ से याद रख लें। अब ये वर्निक इनकेफेलोपैथी क्या चीज़ है और कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या चीज़ है। तो वर्निक इनकेफेलोपैथी जो है ये रिवर्सिबल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये होता है कि जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो कंफ्यूज होता है, और उसके जो ऑप्थेल्मोप्लेजिया निस्टिगमस होते हैं और एटेक्सिया हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं होता, जो अल्कोहलिक गेट से आप जान सकते हैं उसको। तो ये 3 चीज़ें उसमें होती है। जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है ये एमनेस्टिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें बंदा चीज़ें भूल जाता है, परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाती है। बात रहा है इसमें परमानेंट मेमोरी लॉस होती है। अब जब परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसमें गैप्स आ जाते हैं। तो पेशेंट क्या करता है, उन गैप को फिल करने के लिए खुद से बातें बना लेता है, जिनको कन्फिबुलेशन कहते हैं, और साथ में पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाती है। तो ये दो चीज़ आ जाती है। अब अगर ये दोनों कंबाइन होकर आ जाए तो इसको कहते हैं वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और ये फिर इरिवर्सिबल कंडीशन ये क्यों होता है, डोर्सल थैलेमस से मेमोरी बॉडी और डैमेज हो जाती है, इसी वजह से ये दोनों प्रेजेंट कर जाते हैं। तो आप लोगों ने ये MCQs और ये चीज़ें क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए याद रखनी है कि आपने डायरेक्ट डिस्ट्रोज नहीं लगाना, बल्कि B1 को रिप्लेसमेंट करनी है। अब इसके अलावा इसके साथ और क्या होता है, एक बेरीबेरी डिजीज बनते हैं, एक ड्राई बेरीबेरी है, एक वेट बेरीबेरी है। मैंने उसको वेट से इसे याद रखा था, जैसे वेट क्यों होता है, जब फ्लूइड होना वाटर हो उस वजह से बंदा वेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना वो उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है हार्ट से। तो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में वेट बेरीबेरी होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपसे भूलेगा नहीं। जबकि ड्राई में क्या हो जाता है, इसमें मसल वेस्टिंग हो जाती है, मसल वेस्ट हो जाते हैं ना, बंदा लीन ड्राई हो जाता है, और पोलिन्यूरोपैथी। तो ये सच आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आपके मेमोरी बने रहे। तो ये तो था B1 के बारे में। अब आते हैं B2 के बारे में। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और ये किस लिए किस कंपोनेंट, FAD एंड फेमिन का कंपोनेंट है, और इससे 2 ATP के इक्विवेलेंट है। ये MCQ जाता है कि FAD फेमिन जो है ना किसके इक्विवेलेंट है, तो 2 ATP के इक्विवेलेंट है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होता है, सेक्शनल डिहाइड्रोजनेज साइकिल में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डिफिशियंसी। जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, तो चिलोसिस होती है चिलोसिस, और जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिशर्स बनते हैं, कोनियल ऑफ दामादी आप देख लीजिए, सारे फिशर्स वगैरह बन जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। और दूसरा इसमें है कि कोनियल वस्कुलराइजेशन होती है। ये बात आपने याद रखी, विटामिन ए में हमने पढ़ा था कि विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से कोनियल डीजनरेशन होती है, केराटोमलेशिया को कहते हैं। यहाँ पे कोनियल वस्कुलराइजेशन होती है। ये MCQ आता है, बार बार आया है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसमें मेजेंटा टंग है, ये प्रेजेंट करता है, पेशेंट आपके साथ आया मेजेंटा कलर टंग के साथ, तो आपने विटामिन बी को सस्पेक्ट करना है डिफिशियंसी को।
पढ़ते हैं विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। ये इसका नाम है। अब ये किस चीज़ का कंस्टिट्यूएंट है, तो ये कंस्टिट्यूएंट एनएडी एनएडीपी का, और रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ होता है एज अ कोफैक्टर फॉर डिहाइड्रोजनेज। वही जो पायरुवेट डिहाइड्रोजन अल्फा डिहाइड्रोजनेज मैंने बता दिया, उनमें भी उन दोनों एंजाइम में डिहाइड्रोजन में ये विटामिन बी थ्री भी यूज़ होता है। ये इक्वल है 3 एटीपीज के, तो ये एक एमसीक्यू से आप इसको याद रख लें। अब होता क्या है, ये डिराइव होता है ट्रिप्टोफैन से। जो विटामिन बी थ्री है ये ट्रिप्टोफैन से आता है, और इसकी सिंथेसिस के लिए बी टू एंड बी सिक्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन जो है कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ये कन्वर्ट होता है नियासिन में, और इसके लिए कौन सा चाहिए, बी टू एंड बी सिक्स। ये अमीनो एसिड्स वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके थे। तो अब होता इधर क्या है कि इसके लिए चाहिए ट्रिप्टोफैन। अब अगर हमारे साथ ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी है, ट्रिप्टोफैन हमारे साथ नहीं मौजूद, क्यों नहीं मौजूद, क्योंकि ट्रिप्टोफैन के ट्रांसपोर्टर उनके डिफिशियंसी होती है, और ट्रांसपोर्टर कहाँ पे होते हैं, रीनल में होते हैं और इंटेरोसाइड इंटेस्टाइन में होते हैं। अब अगर ये ट्रांसपोर्टर्स ना हो तो हमारे साथ ट्रिप्टोफैन बॉडी में नहीं आएगा, ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ट्रिप्टोफैन जो है कन्वर्ट नहीं होगा किस चीज़ में, नियासिन में, जिसकी वजह से नियासिन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। और इस डिफिशियंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन को जिसमें ट्रांसपोर्टर की डिफिशियंसी उसको कहते हैं हार्टनम डिजीज। को क्या कहते हैं, इसको हार्टनम डिजीज कहते हैं। तो ये लोग आप ये बात आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हार्टनम डिजीज में ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर की डिफिशियंसी होती है। एक तो इस तरह से ट्रिप्टोफैन हमारा डिफिशिएंट होता है। दूसरा कैसे होता है, कैसेनाइड सिंड्रोम में। कैसेनाइड सिंड्रोम में क्या होता है, कैसेनाइड सिंड्रोम में ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है टुवर्ड्स सेरोटोनिन। हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये ट्रिप्टोफैन जो है ये कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में, और फिर सेरोटोनिन से आगे बनता है मेलाटोनिन। तो अगर जब कैसेनाइड सिंड्रोम होता है, कैसेनाइड सिंड्रोम ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर मौजूद होता है, खासकर फंडस वगैरह से उधर से आता है। तो इसमें जो ट्रिप्टोफैन होता है वो सारा कन्वर्ट हो रहा होता है सेरोटोनिन में, तो नियासिन वाला बनता नहीं है। इस वजह से भी नियासिन की डिफिशियंसी हो जाती है। या जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए विटामिन बी टू एंड बी सिक्स की ज़रूरत है। तो अगर पायरोडॉक्सिन इस बी सिक्स की डिफिशियंसी हो, किस वजह से, आइसोनियाजिड में, आइसोनियाजिड जब हम यूज़ करते हैं तो विटामिन बी सिक्स की डिफिशियंसी हो जाती है। अब हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, तो इस वजह से भी नियासिन जो है इसकी डिफिशियंसी होगी, ये नहीं बनेगा। अब जब नियासिन की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, जब नियासिन की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से ये याद रखें 3 Ds। 3 Ds, डी से क्या मतलब, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस, और इन सबको मिला के उसको कहते हैं पेलेग्रा। तो ये एमसीक्यू आप याद रख ले, ये जो 3 Ds है, ट्रायड है, उसको पेलेग्रा कहते हैं। और इसको मैंने ऐसे याद किया था, सर से शुरू करें तो ऊपर जो सर है उसमें डिमेंशिया हो जाता है, दरमियान में सारा स्किन आ गया तो क्या डर्माटाइटिस होगा, और नीचे बाउल डायरिया होगा। तो ये 3 चीज़ इसमें होती है। इसके अलावा जो C3 और C4 डर्माटोम्स है, तो इसमें भी क्या होता है, रैश होता है। C3 और C4 डर्माटोम क्या होता है, ये जो अपर कॉलर है ये C3 का डर्माटोम है, और ये जो कॉलर बोन है इसके ऊपर से ये वाला जगह सारा ये C4 डर्माटोम है। तो इस पे यहाँ पे सारा ये होता है रैश, तो इसको ब्रॉड कॉलर रैश कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन सन एक्सपोजर एरिया में हो जाती है। तो ये था इसके बारे में, डिफिशियंसी के बारे में, कि ये बनता कहाँ से है, ट्रिप्टोफैन से बनता है। B2B6 चाहिए इसके लिए। अब अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो नियासिन की डिफिशियंसी होगी, नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा होगा। अब अगर ये एक्सिस में हो जाए, हमारे साथ विटामिन B3 एक्सिस में हो, तो इसकी वजह से फेशियल फ्लशिंग होती है, लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है, हिस्टामिन की वजह से नहीं होती। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, इसको कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा हाइपरयूरेसिमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और इस हाइपरयूरेसिमिया की वजह से पोडेग्रा हो जाता है। तो आप उसको ये बात याद रखें कि ऐसे साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जैसे जो तंब है पाँव का, इसमें आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन के साथ प्रेजेंट को है, सोलन हेरिड है, तो क्या हो सकता है, पोडेग्रा है। पोडेग्रा किस वजह से, तो इस B3 की एक्सेस की वजह से हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं विटामिन B5 के बारे में। B5 है तो ये इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड 5। B5 पेंटोथेनिक एसिड 5 से इसे आप याद रख सकते हैं। ये किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट है कोएंजाइम A का, और फैटी एसिड सिंथेसिस का। ये हमारे साथ जो फैटी एसिड सिंथेसिस है उसमें यूज होता है, तो ये आपने याद रखना है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें काज करती है। एक तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी काज करती है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी। दूसरा बर्निंग फ्लूइड सिंड्रोम काज करती है। बर्निंग फ्लूइड सिंड्रोम की वजह से क्या होगा, डिस्टीज एंड प्रेस्टीजेस होंगे, और बर्निंग सेंसेशन फ्लूइड में फील होगी। ये एड्रीनल इनसफिशिएंसी आपके साथ पेशेंट ऐसे भी सिनेरियो दिया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी है कि आपके साथ सिनेरियो दिया होगा एड्रीनल इनसफिशिएंसी वाला। एक पेशेंट आया, नाज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, और तो उसमें कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी हो सकती है, तो विटामिन B5 भी हो सकती है। सर ये बर्निंग फ्लूइड सिंड्रोम वाला काफी बार रिपीट हुआ है, ये एमसीक्यूज आता है, तो ये कॉमन चीज़ है, आपको ध्यान में याद रखनी चाहिए। बढ़ते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, और ये किस में यूज़ होता है, ये कोफैक्टर है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में। जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में ये हमने पढ़ा था, किस चीज़ में पढ़ा था, ये हम अगर आपको याद हो, ये हमने पायरुवेट मेटाबॉलिज्म और टीसीएस साइकिल जब होती है उसमें पढ़ा था। ये पायरुवेट है, मैंने आपको कहा भी था कि ये पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, एलेनिन में, तो इसके लिए एलटी चाहिए, और ये इसके लिए B6 की ज़रूरत है। ये हमने पायरुवेट और टीसीएस साइकिल के टॉपिक में पढ़ा था, तो इस पर यूज़ होता है। इसके अलावा यूज़ होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज में। ये हमने ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ब्रेकडाउन जब पढ़ रहे थे टॉपिक, उसमें ये पढ़ा था कि उसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन और सिस्टाथायोन के सिंथेसिस में यूज़ होता है। ये हम सिस्टेनोरिया वाले टॉपिक जो टॉपिक था, और होमोसिस्टेइन लेवल एमाइनो एसिड डिसऑर्डर, उसमें हम पढ़ चुके हैं, इसमें यूज़ था। इसके अलावा
हीम की सिंथेसिस होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनमें यूज़ होता है। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको एसिड वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि ये फेनिलैलानाइन है। तो ये फेनिलैलानाइन क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, फिर टायरोसिन से डोपा और डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे एक इससे बन रहे होते हैं और सब में B6 की ज़रूरत होती है। इस तरह ये ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन पोरफायरिन में कन्वर्ट होता है और पोरफायरिन से फिर हीम में कन्वर्ट होता है और इसके लिए भी B6 चाहिए। जितने भी देखें तो ज़्यादातर इनमें B6 की ज़रूरत होती है। तो ये सब आपको मैंने पढ़ाया था। ये सब था। अब इसकी डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, तो इसकी डिफिशिएंसी से इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लें कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होगी, क्योंकि जब हम आइसोनियाज़िड या और कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो ये B6 पायरिडोसिन की डिफिशिएंसी काज करते हैं, इस वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। दूसरा इसके अलावा सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। मैंने कहा ये हीम के सिंथेसिस में ज़रूरी है। जब ये होगा तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन इम्पेयर्ड हो जाएगी और एक्सेस आयरन होगी, तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया काज कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके डिफिशिएंसी की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये आपने याद रखना ज़रूरी है। विटामिन B7 की तरफ आते हैं तो विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज पिछले हमारे वाले पेपर में जैसे पेपर था इसमें भी आया था। ये एज अ कोफैक्टर है कार्बोक्सिलेशन एंजाइम के लिए, ये एक कार्बन को ऐड करता है। ये मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह पायरुवेट, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ये वन एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है। तो कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, हमने पढ़ा था जब पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ पर, ये वाला जो टॉपिक था, ये पायरुवेट जब ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज चाहिए। अब इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए ये B7 बायोटिन की जरूरत होती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था। इस तरह ये जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस में जब एसिटाइल कोए से मेलानाइल बनता है, ये हम फैटी एसिड सिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और ये जो प्रोपेनॉल कोए कार्बोक्सिलेज, ये हम ऑर्गेनिक एसिडीमिया वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जब ऑर्गेनिक एसिडीमिया होती है तो ये वाला कि जितने भी ये और चेन फैटी एसिड्स है या जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ये प्रोपेनॉल कोए में कन्वर्ट होते हैं। प्रोपेनॉल कोए से मिथाइल मेनोलाइट और हम सक्सिनल कोए बनाते हैं जो TCSL का हिस्सा है। सही है ना। तो इसमें ये पर ये बायोटिन जो प्रोपेनॉल से मिथेनॉल बनता है तो बायोटिन यूज होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से और इसके लिए जो एंजाइम है प्रोपेनॉल कोए कार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि प्रोपेनॉल कोए कार्बोक्सिलेज। तो अगर आपने पिछले वाले टॉपिक लेक्चर देखे हो तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसकी वजह से डिफिशिएंसी क्या होती है, तो ये बात है कि डर्माटाइटिस एंट्राइटिस है, ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है। डर्माटाइटिस एंट्राइटिस सब डायरेक्ट सारे विटामिन जितने जो बी है ना, विटामिन बी उन सब में ऑलमोस्ट कॉमन है। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप ध्यान रखनी है कि ये अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या एक्सेसिव इंजेक्शन करते हैं किस चीज़ की राय की, कच्चा हुआ अंडा जब आते हैं वाइट, तो इसमें होता है एविडेन और ये इसके साथ क्या करते हैं, बायोटिन को बांध करके इसकी डिफिशिएंसी काज कर लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQ से आप लोगों ने ये जरूर याद रखना है कि ये चीज़ आपसे भूले ना। एविडेन के एक में एविडेन होता है। दूसरा ये बात याद रखनी है कि ये वन कार्बन को ऐड करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं, वन कार्बन एडिशन करता है। आ जाते हैं विटामिन B9 पे, तो विटामिन B9 को फोलेट भी कहते हैं। फोलेट कहते हैं तो उसको आप इसे याद रखें कि ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल से आ रहा होता है या फोलिएज, और इसकी एब्जॉर्प्शन होती है जिजनम में। तो इसको ऐसे याद रखते हैं फोलिएज इन द जंगल। तो जिजनम में ये MCQ आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे फोलेट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो जिजनम में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसके रिजर्व जो मौजूद होते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए होते हैं। 3 to 4 मंथ्स के लिए जो स्मॉल रिजर्व से मौजूद होते हैं, जबकि B12 जो है ना 3 to 4 ईयर्स के लिए होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ये बनाने के लिए यूज़ होता है और इसका काम क्या है, वन कार्बन ट्रांसफर प्रोटीन है। ये जो था वन कार्बन एडिशन प्रोटीन था, ये वन कार्बन ट्रांसफर मतलब मिथाइलेशन कर रहा होता है। तो ये भी एक MCQ से आता है। और ये फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड किसमें हमें करता है, नाइट्रोजन में DNA RNA सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। तो अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो DNA RNA ये सेल की डिवीजन नहीं होगी। अब जब इसकी डिफिशिएंसी होती है तो क्या बनता है, मैक्रोसाइटिक मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया बनता है, जिसकी वजह से हाइपरसेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसिस हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। आसान सी बात ये है, और ग्लोसाइड्स होते हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखना जरूरी है कि इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे B12 डिफिशिएंसी की तरह। जिस तरह अब हम आगे जाके B12 डिफिशिएंसी पढ़ेंगे तो इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया के साथ-साथ, लेकिन इसमें नहीं होंगे। अब हमने विटामिन E की डिफिशिएंसी भी पढ़ा था। विटामिन E में भी न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन इनमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप ज़हन में याद रख लें कि जब MCQ में प्रेजेंट होते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें खुद को क्लियर कर ले। जब हम लेवल्स बैठते हैं तो लेवल पे हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज होमोसिस्टीन लेवल्स होते हैं, और लेकिन मिथाइल मेलेनोइक एसिड लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। अब जब हम B12 वाला पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको डिफरेंशिएट करने में। इसका इंपॉर्टेंट बात याद रखना जरूरी है कि इसकी डिफिशिएंसी आती क्यों है। तो ये कुछ ड्रग्स है इसमें, ये खासकर ये 3 तो जरूर याद रख ले। फेनोटोन जो है ये हम उसमें यूज़ करते हैं एंटीएपिलेप्टिक ट्राइमेथोप्रिन एंटीबायोटिक, उसमें ट्राइमेथोप्रिन एंटीबायोटिक यूज़ होता है। ये मेथोट्रेक्सेट जो है ये यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना जरूरी है। जेडिमाड यूज़ होता है तो ये क्या करता है, इसकी डिफिशिएंसी काज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, आप लोगों ने इसको जरूर याद रखना है। इसमें से अक्सर MCQs में आता है कि पेशेंट है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, वो मेथोट्रेक्सेट ले रहा है और उसमें प्रेजेंट हो गई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ, उसको एनीमिक है, तो ये किस किसी की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इस तरह से MCQs आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। या सिर्फ फेनोटाइन है, फेनोटाइन प्रेजेंट करता है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया के साथ दिया होगा ग्लोसाइट, और इसमें ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये आपने याद रख लिया। डिफरेंट MCQs है। अब ये आपने ये करना है कि जो चूंकि इसके पूल बहुत कम होता है, तो जितने भी प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं उनको आपने ये ज़रूर देना है। 1 मंथ पहले शुरू कर देना है कंसेप्शन से, और उसको तकरीबन 9 मंथ तक देना है, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हमारे साथ ना हो।
अब आते हैं विटामिन B12 कोबैलामिन के क्या इसको कहते हैं कोबैलामिन। तो इसमें क्या है, ये भी एक कोफैक्टर है, ट्रांसफर करता है मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल कोबैलामिन। असल में होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि हमारे साथ ये मैंने आपको कहा भी था, ये दो चीज़ें हैं जो आप ऑर्गेनिक एसिड में हमने पढ़ा था ना इधर, ये ऑर्गेनिक एसिड में हम पढ़ चुके हैं कि ये मिथाइल मिनरल को ए से फिर सक्सिनाइल को ए बनता है और इसके लिए B12 चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से इधर भी वही चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक एसिड वगैरह है, इससे मिथाइल मिनरल बन जाता है, फिर ये सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होगा। जब ये सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए चाहिए B12। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होगी हमारे साथ, अगर मिथाइल मिनरल की डिफिशियंसी होगी तो फिर क्या होगा, ये आगे ये इनकीस मिथाइल मिलेनोलिक एसिड एक्यूमुलेट होंगे, इस वजह से आपको इनकीस मिथाइल मिलेनोलिक एसिड लेवल ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरह से ये होमोसिस्टीन लेवल जो है, ये होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, मेथियोनिन में। लिहाज के लिए B12 से अगर ये B12 की डिफिशियंसी होगी तो इस तरह होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होंगे, इस तरह होमोसिस्टीनूरिया और ये मिथाइल मिनरल, ये दोनों एंजाइम, दोनों प्रोडक्ट जो है एक्यूमुलेट होंगे। जबकि B9 में सिर्फ होमोसिस्टीनूरिया होता है, ये बात याद रखें, सिर्फ होमोसिस्टीनूरिया इधर जो हमने पढ़ा, ये होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें दोनों मिथाइल मिलेनाइल और होमोसिस्टीन दोनों लेवल ज़्यादा होंगे। तो ये बात आपने याद रखना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया भी होगा, हाइपोक्सिमिक न्यूट्रोफिल्स भी होंगे। और इसकी वजह से इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू याद रखें, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन होती है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन को आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि सब एससीडी। तो एससीडी तो इससे क्या होगा, स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट ये मुतासर होगा, सी से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये मुतासर होता है, डी से डोर्सल कॉलम। तो ये तीन को जो मेन पाथवे से न्यूरोनल ये मुतासर होंगे और इसकी वजह से अपने मैनिफेस्टेशन होंगे। तो ये आपने याद रखना है, इसके साथ पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करता है। अब ये होता किधर है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट से आता है, लेकिन इंटेस्टाइन में भी बनता है, लेकिन जहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है, तो जहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन बाद वाले हिस्से में होती है, एब्जॉर्शन पहले वाले हिस्से में होती है, इस वजह से इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए आपने इसको एनिमल प्रोडक्ट से लेना जरूरी है। और इसका जो बॉडी में मौजूद है तो लार्ज फूल है, मतलब कुछ ये काम कर रहा होता है ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स के लिए, ये काफ़ी होता है और ये लिवर में स्टोर होता है। तो ये आपने याद रखना जरूरी है। अब इसकी डिफिशियंसी क्यों होती है, इसकी डिफिशियंसी किस वजह से आती है, तो ये तो माल एब्जॉर्प्शन है, मतलब क्रोन डिजीज है या कुछ और है, एंट्राइटिस है, जिस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या एक पाइलोबोथ्रिमलेटम या माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक जब फिश खा लेते हैं तो उसमें ये कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी काज करता है। जैसे अगर एक क्लोराइड है, एक क्लोराइड अगर होगा, आप ज़्यादा पीपीआई वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो एसिड नहीं होगा, तो इसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर उसकी वो तरह से नहीं बनेगी, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके साथ एमसीक्यूज आ सकता है, पेशेंट होगा कि वो पीपीआई ले रहा है और इस तरह मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंट हुआ, तो क्या हो सकता है, तो आपने एक डिफरेंशियल याद रखना जरूरी है। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ और अल्कोहल यूज में होती है। इस तरह पर्निशियस एनीमिया, जैसे मैंने बताया इंट्रिंसिक फैक्टर इसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर पर्निशियस एनीमिया हो, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं किसके खिलाफ, इस इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ, और इसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे। या आपने बाईपास सर्जरी करी उस जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और उन्होंने आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करी जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है तो आपने काट दिए, या जो टर्मिनल ईएन जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है उसकी आपने रिजेक्शन कर ली, तो इसकी वजह से ये सारे इसकी डिफिशियंसी होगी। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी है जैसे मेटफॉर्मिन, इसकी क्या करता है, इसकी डिफिशियंसी काज कर लेता है, तो आपने इसको सप्लीमेंटेशन देना है, B9 और B12 दोनों आपने पेशेंट को देने हैं। तो ये था सिर्फ विटामिन बी के बारे में। ये सब अब पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उसको Fe2 स्टेट में लेके आता है। इस वजह से ये यूज होता है मिथियोग्लोबिनीमिया में। मिथियोग्लोबिनीमिया कंडीशन है जिसमें जो हीमोग्लोबिन में आयरन Fe3 स्टेट में होता है, तो ये किसी काम का नहीं होता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो हम जब विटामिन सी दे देते हैं इसको Fe2 में कन्वर्ट कर देता है और ये फंक्शनल हो जाता है। तो आपने ये इसका याद रखना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब कोलेजन सिंथेसिस करते हैं तो कोलेजन सिंथेसिस में क्या किससे होती है, कोलेजन सिंथेसिस इसमें प्रोटीन एंड लाइसिन की हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है, तो कोलेजन फॉर्मेशन होती है, तो इसके लिए विटामिन सी की जरूरत है। यह आप कोलेजन वाले सिंथेसिस वाला टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अगर ये हमारे साथ विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी तो ये कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगी, इस वजह से हमारे साथ क्या होगा, स्कर्वी होंगे। स्कर्वी जो हो जाती है ये हाइड्रोलाइजेशन डिफेक्ट होता है, ये कोलेजन नहीं होता है, इस वजह से स्वॉलन गम्स होंगे, इजीली और ब्लीड करेगा, जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग होगी और ये हेमरेज होंगे और जो हेयर होंगे और कार स्क्रू हेयर की तरह होंगे। ये आपने याद रखना है, ये कार स्क्रू हेयर ये एक इंपॉर्टेंट इसका डिस्टिंक्शन है, अक्सर एमसीक्यूज में ये आ जाता है, तो ये भी एक एमसीक्यूज है। और कोलेजन सिंथेसिस नहीं हो तो ऊन हीलिंग भी मुतासर होगी। तो इसके अलावा अगर ये एक्सेस में हो तो क्या होगा, एक्सेस में अगर होगा तो हमारे साथ कैल्शियम स्टोन्स बनेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनेंगे, नेफ्रोलिथियासिस होगी। इसके अलावा ये आयरन चूंकि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है तो आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसकी वजह से ये हेमोक्रोमेटाइटिस अगर किसी को हो तो उसको और भी वर्सन कर सकती है, या जिसको बार बार ब्लड लग रहा हो तो आयरन ओवरलोड कर सकता है। तो ये सब था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। यह भी आपको पढ़ लेते हैं, कुछ एमसीक्यू इधर से आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि B12 3 से 4 ईयर्स के लिए से होता है, जबकि B9 जो है ये 3 to 4 मंथ्स के लिए से होता है। बाकी इसमें ये अगर कोई वेजिटेरियन है या आपके साथ अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है तो उनको कौन से सप्लीमेंट्स आप देंगे, तो अगर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो विटामिन B12 देने, क्योंकि ये एनिमल से आता है। इस तरह आयरन देंगे, विटामिन B2 और विटामिन डी भी दे सकते हैं, तो ये एमसीक्यूज आता है, ये आपने याद रखना जरूरी है। इस तरह अगर एक पेशेंट वाइट ले रहा है, अभी मैंने बताया, तो उसमें विटामिन हो तो विटामिन 7 की डिफिशियंसी हमें विटामिन 7 देना है, B7 देना है। अगर अनट्रीटेड कौन ये सिर्फ खा रहा है तो उसमें B3 की डिफिशियंसी होगी, तो ये आपके पास पेशेंट हो कि कौन इसका सिर्फ कौन ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, तो किसकी डिफिशियंसी है
है तो B3 की डिफिशियंसी है। इस तरह एक MCQs आता है कि क्वेश्चन है वो सिर्फ टोस्ट वगैरह ले रहा है, चाय ले रहा है, बाकी कुछ नहीं ले रहा है। ये हमारे पेपर में भी आया था, तो इसमें विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी। टोस्ट अगर ये वगैरह ले रहे हैं तो किसी चीज़ की विटामिन सी की। तो ये इतना था बस, इंशाल्लाह बाकी टॉपिक जो कवर हो गया विटामिन, और अगले में फिर हम माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।